एनर्जी ब्रेक से हम वापस आ चुके हैं और आपको खुशामदीद कहते हैं। आगे चलते हैं, शामिल करते हैं नेक्स्ट सेगमेंट मॉर्निंग गेस्ट। इस सेगमेंट में हम आपकी मुलाकात करवाते हैं बहुत ही अमेजिंग पर्सनालिटी से। आज भी हमारे साथ स्टूडियो के अंदर बहुत ही ख़ास शख्सियात मौजूद हैं। मैं तारुफ करवा दूं, मेरे साथ जो शख्सियत बैठी हुई है, अल शिफा फ्यूचर हॉस्पिटल गुजरांवाला के CEO हैं और पाकिस्तान में पहली मरतबा रोबोटिक हेयर ट्रांसप्लांट सिस्टम इन्होंने जो है इंस्टॉल किया है, उसके ज़रिए बाल लगा रहे हैं लोगों के। और इनकी स्पेशलिटी जो है वो मेल एंड फीमेल एस्थेटिक्स के ऊपर है। हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर सरफराज मुगल। आपको डिस्कवर पाकिस्तान के द मॉर्निंग शो में खुशामदीद कहते हैं। थैंक यू सो मच। और हमारे इस जानिब जो शख्सियत बैठी हैं, मैं उनका तारुफ करवा देती हूँ। अमेजिंग फैशन डिज़ाइनर हैं, एस्थेटिक सेंस कमाल की है, इसके साथ फैशन को बहुत अच्छे से जानती हैं। इंटरनेशनली डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे इन्होंने पाकिस्तानी फ़ैशन को इंट्रोड्यूस करवाया है, प्रमोट किया है। पाकिस्तान का प्राइड, पाकिस्तान का बहुत बड़ा नाम, और इसके साथ साथ महागनी आर्ट गैलरी की फाउंडर भी हैं। आज हमारे साथ मौजूद हैं सैम अली दादा। डिस्कवर पाकिस्तान के द मॉर्निंग शो में आपको खुशामदीद कहते हैं। थैंक यू सो मच। सबसे पहले तो मैं कहना चाहूँगी कि डिस्कवर पाकिस्तान, नजफ और सलमान के बिहाफ पर पूरे पाकिस्तान को सुबह बखैर। बिल्कुल। सुबह की आपने बात की, तो सबसे पहले ये बताइए आपकी सुबह का आगाज़ कैसे होता है? सबसे पहला काम क्या करती हैं उठते साथ? सबसे पहला काम मैं कोशिश ये करती हूँ हमेशा कि मैं कुछ दुआएं पढूं, कुछ अच्छी चीज़ें करूँ, कुछ अल्लाह के साथ कोई राब्ता करें। और फिर सेकंड मेरा काम ये होता है कि मैं अपनी वालदा को कॉल करती हूँ। अच्छा। और उसके बाद फिर मेरा दिन जो है वो शुरू हो जाता है। और फिर उसके बाद आपके पास आ गए। अल्लाह ताला के साथ राब्ता करने के बाद आप अपनी मदर की दुआएं भी लेती हैं, क्योंकि उसकी भी बड़ी ज़रूरत है अगर आप ज़िंदगी में कामयाब होना चाहते हैं। तो मज़ीद आपके इस सफ़र के बारे में हम पूछेंगे। डॉक्टर साहब, आपकी जानिब आना चाहूँगी। हमारे नाजरीन को बताइए अपनी सुबह का आगाज़ कैसे करते हैं? कोशिश करता हूँ जी सुबह फजर पढ़ने की, और बाज़ का देर भी हो जाती है। उसके बाद कोशिश होती है बच्चों के कमरे में जाऊँ, अच्छा। उनको जगाऊँ टाइम पे, और वो जो लाड़ियाँ करते हैं इधर से आए तो इधर लेट के इधर लेटे, तो मेरी मिसेज कहती है आप बच्चों को जगा नहीं सकते। अच्छा। वो मुझ से जागते हैं। मैं कोशिश करता हूँ उनको देखता रहता हूँ, वो जो नेचर की एक अदा है उसको मैं एंजॉय करता हूँ। फिर मिसेज आती है, वो उनको उठाती है, मैं नहीं उठा सकता। तो आपने घर में टीका नहीं रखा हुआ? टीका बच्चों ने मेरे लिए रखा हुआ है ठीक करने के लिए। तो वैसे सुबह उठते साथ ही माशाल्लाह आप दोनों ही बड़े फ्रेश नज़र आ रहे हैं। कोई होता है कि कोई कहवा लेते हैं, कॉफ़ी लेते हैं, चाय लेते हैं, फिर ब्रेकफास्ट में क्या करते हैं? कोई मॉर्निंग रूटीन होती है? थोड़ी सी मेरी कोशिश होती है, अगर अर्ली मॉर्निंग टाइम मिल जाए मैं वॉक पे ज़रूर जाता हूँ, और अगर ना जा सकूँ तो फिर योगा की छोटी छोटी एक्सरसाइजेज हैं जो मैंने खुद ब्लेंड की हुई हैं। अच्छा। वो कोई 30 मिनट्स की वो कर लेता हूँ। और उसके बाद आजकल मैंने वो जिंजर वाटर थोड़ा सा वो लेता हूँ, तो उससे ये होता है कि एसिडिटी वगैरह वो थोड़ी फ्रेश हो जाती है, हमारा जो निज़ाम है बेहतर होता है। तो उसके बाद फिर नाश्ते में मेरी कोशिश होती है कि अच्छा सा पराठा और साथ एक अंडा और साथ दही मिले तो बहुत ज़बरदस्त सही गुजरांवाला को जो ट्रेडिशनल नाश्ता होता है वो मेरी चॉइस होती है। बेहतरीन। वरना डॉक्टर्स तो आमतौर पे कहते हैं कि जी आप फ्रूट्स लें, और आप माशाल्लाह रिवायती नाश्ता करते हैं। डेफिनेटली। और ये बड़ी अच्छी बात है सलमान, क्योंकि आप उतने ही एनर्जेटिक भी रहते हो। अच्छा सैम, ये बताइएगा कि आप फैशन डिज़ाइनर तो हैं ही, लेकिन इसके साथ भी सैम के पास इतने अच्छे अच्छे फैशन के आइडियाज आते हैं। पहले इनसे ये भी जान लें ये नाश्ते में क्या खाती हैं कि इतने अच्छे आइडियाज इनके पास आते हैं। क्या नाश्ता? मैं आपको सच बताऊं तो कुछ अरसे से मैंने ना इंटरमिटेंट फास्टिंग शुरू की है। उसमें ये होता है कि आप, और मैंने अपना स्टॉप ओवर रखा होता है, एक सर्टेन आवर्स के बाद मैंने खाना है। तो मुझे होता है कि मैंने फिर यूजुअली मैं फिर ब्रेकफास्ट स्किप करती हूँ, बट आई टेक कॉफ़ी, चाय, ग्रीन टी, ये सब चीज़ें, मेरी दूध, ये सब चलता रहता है। लेकिन खाना मैं एक टाइम ही खाती हूँ, और वो तकरीबन शाम का एक टाइम। अच्छा, इंटरमिटेंट फास्टिंग में उठते साथ ही आपको कुछ नहीं खाना होता? नहीं, कुछ भी नहीं। आपको एक सर्टेन टाइम पीरियड सलमान पूरा करना पड़ता है। अगर आप 12 आवर्स रख रहे हैं और फिर 12 आवर्स की ब्रैकेट लग रही है फिर भी
अगर आप उस पर यूज टू हो जाए तो आपको उस तरह से मैं समझती हूँ बहुत दफ़ा हम समझ रहे होते हैं हमें भूख लग रही होती है लेकिन हमें नहीं लग रही होती, हमें सिर्फ क्रेविंग हो रही होती है कि वैसे ही आपने खाना है। तो मुझे क्योंकि मेरा लाइफस्टाइल बहुत टफ है, आई डोंट गेट टाइम मच फॉर एक्सरसाइज एंड ऑल दैट। मैं कोशिश करती हूँ कि सुबह थोड़ी सी रनिंग कर लूँ या कुछ भी, लेकिन मैं इस तरह से मुझे लगता है कि मैं ज़्यादा अपने आप को हेल्दी और एक्टिव फील करती हूँ। पोर्शंस में खाना पसंद करती है ताकि एनर्जी भी बहाल रहे, काम भी कर सकें और साथ साथ डाइट भी फॉलो हो जाए। बिल्कुल, एक सर्टेन विंडो में रखती हूँ कि इसमें 2-3 घंटे में मैंने जो खाना है वो मैं खा लूँ, और उसके बाद फिर मैं अपने आप को कोशिश करती हूँ मैं लिक्विड के साथ कवर कर लूँ। तो इसलिए मुझे आपकी तरफ आने में इतनी मुश्किल नहीं आई। चाय पी कर ही मैं आ गई थी। ठीक हो गया। अच्छा, अब बात हो जाए फैशन की। एक तो सबसे पहले ये बताइएगा, फैशन आपकी नज़र में क्या है? फैशन मेरी नज़र में एक लाइफस्टाइल है, उसको और एक हिस्ट्री है। ये एक चीज़ है जो साइकिल है। आपने अक्सर ये सुना होगा कि जो हमारी वालदा के ज़माने में फ़ैशन था वो दोबारा आ गया, क्योंकि ये रिपीट होता है। और ये एक किसके अंदर और आपको, मैं समझती हूँ कि फ़ैशन वो होना चाहिए जो आपकी शख्सियत को उजागर करे, जो आपकी पर्सनैलिटी को इन्हांस करे। अगर आप कंफर्टेबल नहीं है तो चाहे वो 100 साल पुराना फ़ैशन है या अभी नई चीज़ है, वो आपकी शक्ल पर आ जाएगा और आप खूबसूरत नहीं लगेंगे। आप खूबसूरत तब लगेंगे जब आप उसके साथ हार्मनी में होंगे, आप उसे एक्सेप्ट कर रहे होंगे। मैं समझती हूँ कि फैशन आपकी शख्सियत की अक्कासी है, आपकी पर्सनैलिटी है और एक आपका ये लाइफस्टाइल है। ठीक। तो अब आपने बिलाशुबा सही कहा कि फैशन जो है, और मेरे ख्याल से हर इंसान जो है अपना एक स्टाइल फॉलो करता है, अपना एक फैशन होता है। खूबसूरत तो हर एक इंसान को देखना जो है उसका हक है, इसीलिए फैशन को भी लोग फॉलो करते हैं। तो आप ख़ास तौर पे बात काम कर रहे हैं खूबसूरती को इन्हेंस करने के हवाले से। पाकिस्तान में और गुजरांवाला में किस हद तक आप देखते हैं कि लोगों का रुझान है और वो इस तरफ आ रहे हैं? अच्छा, बेसिकली इन्होंने बड़ी अच्छी बात की कि फ़ैशन क्या है। बेसिकली फ़ैशन एस्थेटिकली अरेंज्ड प्रोडक्ट्स हैं। उसमें आपका सोफ़ा भी आता है, उसमें आपकी सीटिंग भी आती है, उसमें आपका हेयर स्टाइल भी है, आपके क्लॉथ भी हैं, सारी चीज़ें उसमें आती हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि जिस पे हम बात नहीं करते कि हमारा जो एथिक्स हैं वो हम स्ट्रॉन्ग नहीं कर रहे, उसको एस्थेटिकली हम लेके नहीं चल रहे कि मेरा बड़ों के साथ क्या एटीट्यूड होना चाहिए, उसमें क्या एथिक्स होने चाहिए, उसमें जैसे बात की वो क्या फैशन है, वो क्या ट्रेडिशन थी जो हमारे बड़ों की, वो ख़त्म होती जा रही है। तो अनफॉर्चुनेटली खूबसूरत जैसे हम फिज़िकली नज़र आ रहे हैं, इसको इन्हांस करना, इसके साथ साथ इंटरनली भी हमारी जो खूबसूरती है उसको भी बेहतर करने के लिए हमारी एफर्ट्स होनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे। तो गुजरांवाले के लोग बहुत ज़्यादा कॉन्शियस हैं, स्पेशली खाने पीने के हवाले से। अब वो बल्क में नहीं खाते, बड़ा सिलेक्टेड सा खाते हैं, हेल्दी खाते हैं, और पहले से जिस्मानी तौर पे बहुत खूबसूरत हैं, और उनको अपने ऊपर इन्वेस्ट करना अच्छा लगता है। उनमें मेल भी हैं, फीमेल भी हैं। ठीक। और पहले से ट्रेंड चेंज हो रहे हैं, लोग चाहते हैं कि हम अपने आप को मज़ीद बेहतर तो करें। ज़्यादातर किस तरह की जो इशूज़ है कि आपके पास जो है क्लाइंट्स आते हैं, क्या खूबसूरती, किस किस्म की खूबसूरती ज़्यादातर लोग चाहते हैं? अच्छा, एक्चुअली हम लोग जो ट्रीटमेंट एफर्ट्स कर रहे हैं उसको हम एज ए होल कहते हैं एंटी एजिंग एंड रीजनरेटिव ट्रीटमेंट्स। कि एज की वजह से जो चेंजेस आती हैं हमने उनको डिले करना होता है। जो चेंजेस 50 साल में आनी है हमने उनको कोशिश करके 70 इयर्स पे ले जाना है। अच्छा। जो 30 इयर्स में आनी है हमने कोशिश करनी है कि 40-45 पे आए। तो उसके लिए फिर हम कोशिश करते हैं कि हम चीज़ों को उस तरीके से इन्हांस करें कि लोग अपने जो एम्स हैं उनके पूरे हों। स्पेशली मेल्स में हेयर फॉल का बहुत ज़्यादा मसला है। सही। उनके लिए हम एफर्ट्स करते हैं। उनके लिए हमारे पास बड़ी लेटेस्ट टेक्निक्स हैं, जैसे हम बात कर रहे थे ब्रेक में PRP की, उससे लेटेस्ट हमारे पास PRF है, फिर PRGF है, फिर हमारे पास स्टेम सेल्स हैं। अच्छा। फिर हमारे पास एक्सोसोम्स हैं, वो हम एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स वो भी इंजेक्ट कर सकते हैं। ये फ्यूचर की टेक्नोलॉजीज हैं। आपने बल्कि रोबोटिक्स को इंट्रोड्यूस करवाया, तो Yes. वो क्या उसमें और जो आम लोग ऑफर करें क्या फ़र्क है? अच्छा, बेसिकली जो रूटीन में मैनुअली ट्रांसप्लांट होते हैं बाल, वो एक तो उसमें बहुत सारे फ्लाज हैं। ये जो रोबोटिक हेयर ट्रांसप्लांट सिस्टम है इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है और वर्चुअल रियलिटी जो है VR ग्लासेस हैं 50 मेगापिक्सल्स के। जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है वो कैमरे के साथ लोकेट करती है कि हमारे जो बैक साइड पे कितने अवेलेबल ग्राफ्ट हैं,
एक ग्राफ्ट में कितने बाल हैं, एक वाला है, दो वाला है, तीन वाला है, चार वाला है, तो उसके ऊपर कलर कोडिंग आती है। इसके अलावा हमें बताता है कि वो किस एंगल पे बाल है। अगर फ़र्ज़ करें एंगल ये है और हम उसको इस तरीके से लेंगे तो बाल अंदर से टूट जाएगा, वो हमें एंगल भी बताता है। फिर हमें वो प्रिडिक्ट करता है कि फ्यूचर में इस क्लाइंट की या पेशेंट की पिक्चर कैसे बनेगी, कौन कौन सा एरिया उसको किस तरीके से कवर करेगा। यानी तो कि पहले आप विजुअली बना के दिखाते हैं। एग्जैक्टली, तो प्रीसाइज्ड है, रिजल्ट ओरिएंटेड है और पेशेंट के लिए effects नहीं। अच्छा, देखिए साइड इफेक्ट तभी आते हैं जैसे फ़र्ज़ करें हम चाय पीने लगे हैं, अब गरम गरम चाय पियेंगे तो आपको मुंह तो जलाएगी, ठीक है ना, उसके सर्टन SOPs हैं। इसी तरह उसके हम पहले सर्टन टेस्ट हैं वो करते हैं, उसको वैल्यूट करते हैं, उससे डिस्कस करते हैं बैठ के, और टाइम सिनेरियो भी Exactly, बताते जी, होंगे कि इतना exactly। टाइम लगेगा बालों को दोबारा ग्रो आने होने में, हाँ। और आपका प्रोसीजर का ये टाइम होगा, और उसमें फिर सारी चीज़ें डिस्कस होती हैं। अगर वो ट्रू कैंडिडेट है वो हम करें तो ऑलमोस्ट 99% सही। रिजल्ट है। अच्छा डॉक्टर साहब, एक बिहेवियर देखा जाता है, हमें ये बताइए कि जितनी मॉडर्नाइजेशन आ गई है, मॉडर्न टेक्निक्स आ गई हैं, उतने ही लोग कॉन्शियस हो गए हैं, लोगों में एक्सेप्टेंस कम आ गई है, ख़ुद को वो प्रेज़ नहीं करते, एडमायर नहीं करते। कि इस चीज़ पर भी आप काम करते हैं, लोगों की काउंसलिंग करते हैं? यस, इसके लिए हम थोड़ी सी डिफरेंट चीज़ें करते हैं। हमारे पास जो भी क्लाइंट आता है, जी मेरे फ़र्ज़ करें ये डार्क सर्कल्स हैं, एक्नी स्कार्स हैं, तो हम शुरू यहाँ से करते हैं कि हमने अपनी एक्नी स्कार दुरुस्त नहीं करने, सही। हमने एज ए होल आपको दुरुस्त करना है। ठीक है। हमने आइडेंटिफाई करना है कि ये प्रॉब्लम आपका शुरू कहाँ से हुआ। अगर हम वो नहीं ठीक करेंगे, आप आती रहेंगी, चक्कर लगाती रहेंगी, ट्रीटमेंट लेती रहेंगी। तो हमारा बेसिक, हमारा जो अल-शिफा फ्यूचर हॉस्पिटल गुजरांवाला है, उसकी पूरी टीम है जो पूरा असेस करती है, फिर उनको मोटिवेट करती है। और जिस तरह आपने अर्ली मॉर्निंग इतनी अच्छी गैदरिंग बनाई हुई है, तो हम ही उनको बताते हैं कि आपने अर्ली मॉर्निंग उठना है, अपने लिए आपने क्या हेल्दी डाइट्स लेनी है, अपनी रूटीन में फ्रूट ऐड करें, वेजिटेबल्स ऐड करें, फ्लूइड इनटेक बेहतर करें, तो उससे आपकी जो इंटरनल केमिस्ट्री है वो बेहतर होगी। तो हम जो ट्रीटमेंट करेंगे वो उसका रिजल्ट बहुत अच्छे आएंगे। एग्जैक्टली ऐसा ही है। अच्छा सैब, फैशन इंडस्ट्री का आप एक बड़ा नाम है और आप माशाल्लाह पाकिस्तान की जो फैशन है उसको पूरी दुनिया में इंट्रोड्यूस करवाती हैं। मुझे बताइए कि कितना पोटेंशियल आपको नज़र आता है पाकिस्तानी फैशन इंडस्ट्री का, और बाहर क्या रिएक्शन है जब आप एग्जीबिशंस करती हैं, तो लोग क्या रिस्पॉन्स देते हैं उसमें? पोटेंशियल है कि मुझे लगता है कि दुनिया के किसी मुल्क में इतना नहीं है जितना पाकिस्तान में है। हमारे डिज़ाइनर्स अगर हम साया मुल्क में भी चले जाएं तो उनके अखबार ये लिखते हैं कि ये तो एक स्टैम्पीड है, ये एक एग्जीबिशन नहीं है। और जहाँ पे भी जाए हमारा फैब्रिक, हमारा कपड़ा, हमारी लॉन्स, हमारी कॉटन, एक उसकी अपनी क्वालिटी है। उसके साथ साथ हमारे जो मोटिव्स हैं, क्योंकि हम बहुत सारी चीज़ें पर्शियन और मुग़ल जो हैं पैटर्न्स में से हमारे आर्टिस्ट उठा रहे होते हैं। तो हमारी हेरिटेज देखिए, हम सिर्फ इस हद तक नहीं रहते, हमारी तो बहुत स्ट्रॉन्ग सिविलाइजेशन है, जो कि यूजुअली अगर आप देखें तो US के पास वो उतनी ज़्यादा, या बाहर के मुल्कों में इतनी एनरिच नहीं है, मैं समझती हूँ। तो हमें उस चीज़ को, मेरा ख्याल है कि गवर्नमेंट को भी उसमें सपोर्ट करना चाहिए। इस वक्त जितने भी इंटरनेशनल फेस्टिवल्स हो रहे हैं, मेरे ख्याल में हमारे डिज़ाइनर्स जैसा काम कर रहे हैं वैसा कोई भी नहीं कर रहा है। अच्छा सैम, आपने 11 कंट्रीज़ में पाकिस्तानी कल्चर को प्रमोट किया है, बताया दुनिया को कि पाकिस्तानी लोग किस तरह की क्लोथिंग पहनते हैं, और ब्राइडल्स पे आपने बहुत ज़्यादा काम किया है। ये बताइए कि क्या आप लैक देखती हैं, क्या गैप्स देखती हैं जिनको एड्रेस करने की ज़रूरत है? नजफ़, इसमें मैं ये कहना चाहूँगी कि हम जहाँ लैक करते हैं वो ये होता है कि जब हमारे मुल्क के हालात ठीक नहीं होते, क्योंकि इंटरनेशनल, द मोमेंट यू क्रॉस बॉर्डर, आपकी जो लिमिटेशंस हैं, आपकी स्पेसिफिकेशन है, सब चेंज हो जाती है। अगर आप टाइम पे ऑर्डर नहीं पहुँचाते हैं तो यू स्टैंड नो वेयर, चाहे आपका काम जितना मर्जी हसीन हो। अब देखिए, इस वक्त आप इंडिया को देखें तो H&M के, ज़ारा के सारे कपड़े सब्यासाची डिज़ाइन कर रहे हैं, आउटसोर्स वो कर रहे हैं उनको। हमारे पास इस तरह की फैसिलिटीज़ नहीं आती। व्हेन वी टॉक अबाउट फैशन, इंटरनेशनल कम्युनिटी, then you need to think big, then you need to be very professional। हमारे कभी लाइट का इशू आ जाता है, हमारे कभी ट्रांसपोर्टेशन, कभी पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की वजह से जलसे जुलूस निकल आते हैं। इन चीज़ों को एड्रेस करने की ज़रूरत होती है। और जब आप उनको ये बताते हैं ना कि हमारा ये मसला है, तो उनको समझ नहीं आती कि क्यों नहीं कार्गो आया। हमें बताते हैं कि नहीं, वो कुछ हो गया था सड़क भी बंद है, कार्गो भी बंद है, जहाज़ भी बंद है, अब क्या करें। तो ये इश्यूज़ जो है ना, इसके अलावा अगर आप प्रोफेशनलिज्म की बात करते हैं, मैं समझती हूँ कि एक मशीन
मशीनी धागे वाला या जो कारीगर से लेके एक CEO तक हर एक के पास एक खूबसूरत बिजनेस प्लान है। सिर्फ ये हर्डल्स अगर गवर्नमेंट या प्राइवेट सेक्टर दूर कर दे तो बहुत ज़बरदस्त हो जाए। बिला शुबा ऐसा ही है, जैसे आपने बात की, हम भी बार बार यही बात करते हैं कि पाकिस्तान में बेतहाशा पोटेंशियल है। सैम से भी जानेंगे कि किस तरीके से हम मज़ीद टूरिस्ट को अट्रैक्ट कर सकते हैं। पाकिस्तान में ऐसे क्या इवेंट्स फैशन इंडस्ट्री से रिलेटेड रखें कि बाहर से फैशन डिज़ाइनर्स आएँ। और डॉक्टर साहब से भी जानेंगे मेडिकल टूरिज्म के हवाले से। साथ ही साथ डिस्कवर पाकिस्तान का भी कोशिश है कि पाकिस्तान की खूबसूरती को पूरी दुनिया में फैलाया जाए। तो मेडिकल टूरिज्म को किस तरह प्रमोट किया जा सकता है, क्योंकि आप इस चीज़ को बेहतर अंदाज में एक्सप्लेन कर सकते हैं, बताइए। बड़ा अच्छा नजफ आपका क्वेश्चन है और टू द पॉइंट है कि जैसे इन्होंने बात की कि बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी गवर्नमेंट ने बेहतर किए हैं। हम ये नहीं कह सकते कि देखें कोई मैजिक नहीं होता कि आपने ये किया तो सब कुछ ठीक हो जाए। इतने सालों से बिगड़ी हुई चीज़ें अल्हम्दुलिल्लाह एक रिदम में, एक ट्रैक पे आनी शुरू हो गई हैं। हमने इस पे मेडिकल टूरिज्म पे हम काम कर रहे हैं। अब बहुत सारे लोग हेयर ट्रांसप्लांट के लिए और लेज़र ट्रीटमेंट्स के लिए टर्की या दुबई जाते हैं। बिल्कुल, वहाँ पे कास्ट बहुत ज़्यादा है और हमारे पास जो अमेरिकन सिस्टम है इसके लिए हमारे पास अमेरिका से लोग आते हैं। रीज़न क्या है कि हमारी ट्रेनिंग जो है वो बफलो अमेरिका से है, जो द बेस्ट वन सेंटर है दुनिया में। ज़बरदस्त। उसमें वो पर ग्राफ्ट लेते हैं $10 से $12। विल यू इमेजिन, $10 से $12 पर ग्राफ्ट। हम यहाँ पे क्या ले रहे हैं, सिर्फ $0.75। वेरी अफोर्डेबल उनके हिसाब से। उसके हिसाब से वो क्या, लोग वहाँ से, अब कोविड की वजह से रुका हुआ है, वहाँ से लोग आते हैं, अपनी फैमिलीज को भी मिल लेते हैं, आने जाने का किराया भी उनका निकल जाता है और फिर भी उनकी हाफ सेविंग हो जाती है। यानी कि हम टर्की से भी ज़्यादा सस्ती सर्विसेज दे सकते हैं। सर एक्स्ट्राऑर्डिनरी सस्ती सर्विसेज हैं। मतलब वो चीज़ें वहाँ पे अभी टर्की में 3-4 सेंटर ऐसे हैं जहाँ पे रोबोटिक काम कर रहे हैं, बाकी टोटली मैनुअल है। हमारे यहाँ सिर्फ ये है, हमारे साथ 2 ग्रुप हैं, उसमें जहाँ जेब साहब हैं एक, वो उनकी एक बहुत बड़ी कंपनी है, उनके साथ हमारा MOU साइन होने वाला है। वो हमें UK से और जो USA से लोग हैं उनके टूरिज़म के लिए काम करेंगे। उसमें हमारे जो लाहौर के बहुत सारे एरियाज़ हमने आइडेंटिफाई किए हैं, जैसे आप माशाल्लाह डिस्कवर वो चीज़ें दिखाते हैं जो हमने सुनी भी नहीं माशाल्लाह। हाईली अप्रिशिएटेड डिस्कवर पाकिस्तान। और इसके साथ हम भी चाह रहे हैं कि उस तरह हम अपनी ट्रेडिशंस को भी अपलिफ्ट करें, लोगों के सामने लेके आएँ और अपनी जो सर्विसेज हैं जो कि बहुत लो कास्ट हैं वो यहाँ पे हम इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं। अच्छा, एक चीज़ के बारे में बात की जाती है डॉक्टर साहब कि अगर किसी कंट्री की मशीन है वो उस कंट्री के रहने वाले लोगों की स्किन के अकॉर्डिंगली कंस्ट्रक्ट की गई है। जिस तरह अगर पाकिस्तान में अगर जो मशीन्स आप यूज़ करते हैं डेफिनेटली हमारा स्किन टेक्सचर और है, कलर और है, फिर हेयर ग्रोथ और है हमारी, तो इज़ दैट ट्रू? वेरी टेक्निकल क्वेश्चन। अच्छा, उसमें ये बेसिक कंसेप्ट गलत है एक्चुअली। अब आपको पता है इतनी मॉडर्नाइजेशन हो चुकी है कि पूरी दुनिया में पता है कि उनको 5 तरह की स्किन है। सही। पूरी दुनिया में। सही। फिर इसी तरह उनको पता है कि बाल का टेक्सचर जो है कितने तरह का है, वो ऑलरेडी सारी फीड हुई होती है मशीन के अंदर। हमारे पास जो फोटोना लेज़र मशीन है दुनिया की बेस्ट वन मशीन है, जो पिछले 3 सालों से वर्ल्ड एस्थेटिक अवार्ड विनर है। इवन फर्स्ट मशीन है जिसके साथ हम वाइट जो हेयर्स हैं हम रिमूव कर सकते हैं। सही। रूटीन में किसी मशीन में नहीं कर सकते। फिर उसके साथ हम 4D फेस अपलिफ्ट कर सकते हैं, टोटली नॉन सर्जिकल, और उसमें फेस की रिजुविनेशन हो सकती है। और उसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जो मशीन यहाँ पे काम करती है वो इंग्लैंड जाके नहीं करती या इंग्लैंड की यहाँ नहीं करती। उनमें सारी फेडिंग्स हैं और आप उस हिसाब से, स्किन के हिसाब से, उसके बाल के कलर के हिसाब से, उसकी थिकनेस के हिसाब से सारी सेटिंग्स करते हैं। ज़बरदस्त। यानी कि पूरी दुनिया में कहीं भी इस्तेमाल कर सकते हैं। वैसे ज़राए मज़ाक पूछ रहा हूँ, पेशेंट्स कभी आपसे ये नहीं पूछते कि डॉक्टर साहब आपने बाल नहीं लगवाए? मुझसे 3-4 पूछ चुके हैं। मैंने कहा यार मैं इतना बिजी हूँ, मैंने जिस दिन कोई ऐसी हॉलीडेज 4-5 इकट्ठी आई तो मैंने अपने ज़रूर करवाने हैं ताकि मैं बता सकूं कि मैंने भी लगवाया। बड़ी इंटरेस्टिंग गुफ्तगू हो रही है। सैम, आपसे भी जानना चाहेंगे, जब आप इस फैशन इंडस्ट्री में नई थी और अभी आपने कदम रखा था और तरक्की के मनाजिल आपने तय करना शुरू किए, किस चीज़ ने आपको इंस्पायर किया था?
नजफ, मैं ये कहूँगी कि मुझे बहुत अच्छे लोग मिले लाइफ में, अल्लाह का शुक्र है। मुझे मीडिया की बहुत सपोर्ट रही हमेशा से, हालांकि मैं कोई इतनी मीडिया से अभी नहीं थी ना, मेरी फैमिली इतना ज़्यादा मतलब वो भाग ही रहे होते हैं। आई फाउंड माई सेल्फ वेरी अट्रैक्टेड टूवर्ड्स मीडिया, तो मुझे बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला। फिर जितने हमारे सीनियर डिज़ाइनर्स या आप ये कह लें कि जिनकी एक लेगेसी चल रही थी, उन्होंने बहुत सपोर्ट किया। तो ओवरऑल मुझे लगता है कि कॉम्पोजिशन बहुत अच्छी मिली मुझे। सो आई एम थैंकफुल टू गॉड, गॉड हैज़ बीन वेरी काइंड, दैट्स द ओनली थिंग आई कैन से। अब बात करते हैं कुछ पाकिस्तान की। पाकिस्तान आपको पता है कि अल्लाह की एक बहुत बड़ी नेमत है और बेतहाशा खूबसूरती है, तो ट्रैवलिंग का शौक़ तो बिलाशुबा रखती हैं बहुत। तो पाकिस्तान में कौन कौन से इलाके आपने देखे हैं, आपका कोई फेवरेट डेस्टिनेशन? पहले तो मैं सलमान आपको इसको आंसर करती हूँ कि ट्रैवलिंग का शौक़ है। तो मुझे कई दफ़ा लोग पूछते हैं कि जो है आप जो है वो ट्रैवल काम के लिए कर रही होती है। मैं कहती हूँ मैं काम ट्रैवलिंग के लिए करती हूँ। आई वर्क फॉर ट्रैवलिंग, आई एम दैट फॉन्ड ऑफ ट्रैवलिंग। सो पाकिस्तान की जब आप बात करते हैं, देखिए पूरी दुनिया में घूमने के बाद भी मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सी जगहों पर उन्होंने आर्टिफिशियल स्पॉट्स बनाए, उनको कुदरत ने, उनको नेचर ने सपोर्ट किया है, लेकिन उन्होंने उसको अपने हिसाब से इन्हांस किया। अगर आप दुबई को देख लें या इवन आप स्विट्ज़रलैंड को देख लें, मैंने वहाँ पे बहुत सी जगहों पे उनकी अपनी आर्टिफिशियल विंड मिल्स को देखा जो कि खुद ही स्नो क्रिएट कर रही थी। हालांकि वो एक ठंडा इलाका है और वहाँ पे बट स्कीइंग उनका एक, क्योंकि एक खेल है ऐसा जिससे वो बड़ा ज़र मुबादला कमाते हैं, तो वो उस चीज़ को ज़्यादा पोर्ट्रे करने की कोशिश करते हैं। पाकिस्तान में सारे मौसम हैं, पाकिस्तान में हर तरह का वेदर है, हर तरह के मतलब माउंटेन्स भी हैं, प्लेन्स भी हैं, ग्राउंड्स भी हैं। तो इसलिए मुझे लगता है कि इससे ज़्यादा खूबसूरत चीज़ और कहीं नहीं हो सकती। सिर्फ जो अगर कमी है तो वो ये है कि अगर हमारा टूरिस्ट आता है तो उसको सिक्योरिटी मिल जाए और उसको एक अच्छी अकोमोडेशन मिल जाए, ताकि वो उसको ज़िंदगी की सहूलियात, वो डर इसलिए जाते हैं लोग कि इस पे भी काम हो रहा है। बड़े अच्छे अच्छे होटल्स जो हैं, वो इंफ्रास्ट्रक्चर भी जो है वो खड़ा हो रहा है। आपने लेकिन बताया नहीं कि कौन सी जगह आपको पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा पसंद है? गिलगित मुझे बहुत पसंद है, क्योंकि मैं बहुत रही भी हूँ। मेरे वालिद फ़ौज में थे तो हमारा बहुत अरसा पोस्टिंग वहाँ पे रही, तो मेरा गिलगित, जुटियाल, हुंसा, खंजराब, इस साइड पे हम लोग बहुत ज़्यादा, मैंने अपना बल्कि मेजर चाइल्डहुड उस साइड पे गुजारा है। सलमान, कमाल बात यह है कि इंटरनेशनली इन्होंने इतने टूर्स किए हैं, लेकिन ये फिर भी इस बात की कायल हैं कि पाकिस्तान से ज़्यादा खूबसूरत कोई जगह नहीं है। लोग भी, मैं कहती हूँ पाकिस्तान से ज़्यादा हसीन लोग भी कहीं नहीं है। अल्लाह माफ़ करे, कहना नहीं चाहिए, लेकिन जब हम कहीं इंडिया वगैरह इधर जाते हैं तो अपना आप इतना हसीन और इतना वेल केप्ट लगता है कि मैंने कहा आप लोगों का हर कोई, हमारे मर्द और ख़वातीन दोनों। दिस इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट डॉक्टर साहब कि पाकिस्तान का कल्चर इतना रिच है। जैसे आप बात कर रही थी अभी क्लोथिंग की, अगर बात करें सिंध की अजरक हो या कैलाश के, उनका अपनी ट्रेडिशनल क्लोथिंग है। हर इलाके का, अच्छा हर चंद 100 किलोमीटर बाद कल्चर चेंज हो रहा है, फूड चेंज हो रहा है। तो हम अनफॉर्चुनेटली इन चीज़ों को दिखा नहीं सके दुनिया को कि पाकिस्तान में देयर इज अ लॉट मोर टू सी। बिल्कुल बिल्कुल। और अभी मैं आपको बताऊं कि कोविड से पहले जो मैंने एक मिलान फैशन वीक किया, तो उसके अंदर हमने पोर्ट्रे ही रैली को किया था, जो कि आपके सिंध का वो कपड़ों को जोड़ के उसके हमने जैकेट्स और ट्राउजर्स बनाए थे। देखिए फैशन क्या है कि आपने दो सिविलाइजेशन को मिक्स करना है, उनके हिसाब से चीज़ वेरिएबल हो जाए, अपना कल्चर प्रमोट कर दें। तो वो वहाँ पे बहुत ज़्यादा आई मीन जो इंटरनेशनल हमारा फैशन वीक था उसके अंदर बड़ी उसको पजीराई मिली और बहुत से लोगों ने फॉलो करना शुरू किया। अच्छा अभी आप बात करें दुबई की, दुबई में देखें तो हर कुछ अर्से बाद इवेंट्स हो रहे होते हैं। आपको क्या लगता है कि फ़ैशन के अगर हम इवेंट्स करवाएं तो क्या टूरिस्ट को अट्रैक्ट कर सकते हैं? बाहर से फ़ैशन डिज़ाइनर आएँ यहाँ पर, जिस तरह के मिलान में होता है फ़ैशन शो, व्हाई नॉट लाहौर या कराची कोई इंटरनेशनल फेस्टिवल करवाए ऐसा? देखिए सलमान, ये तो मैं समझती हूँ कि ये एक बहुत बड़ी आपकी जो है ना आपका इमेज है, आपकी ये एक नैरेटिव होना चाहिए नेशनल, क्योंकि किसी भी मुल्क को अगर देखें फैशन से पता चलता है कि उनकी पर कैपिटा इनकम ज़्यादा है। वो सोखे हैं तो जाके बैग या जूते खरीदेंगे ना, अगर रोज़मर्रा के मसाइल में बसे हुए हैं तो उनको क्या पड़ी है कि क्या ट्रेंड आ रहा है। तो आप एक इंटरनेशनल मार्केट में अपना इमेज बहुत बेहतर कर सकते हैं अगर आप फैशन को प्रमोट करते हैं। तो मैं ये समझती हूँ कि एक अपनी कल्चर, अपनी ट्रेडिशंस को मद्देनज़र रखते हुए बाहर से डिज़ाइनर्स को या जो भी आपके परफॉर्मिंग आर्ट से रिलेटेड लोग हैं उन्हें यहाँ बुलाएं और यहाँ से उनको भेजें। जो वो एम्बेसडर बनेंगे आपकी मुल्क के बारे में, तो उससे बेहतर कोई एम्बेसडर नहीं बन सकता। बिल्कुल, बेशक ऐसा ही है। और जिस तरह कि हम सब यहाँ पर हम ख्याल लोग मौजूद हैं और हमारी कोशिश और ख्वाहिश यही है कि पाकिस्तान का जो हसीन चेहरा है, जो असल चेहरा है, वो दुनिया के सामने आए। इसके लिए हमने एक ख़ास सेगमेंट कंस्ट्रक्ट किया है। तो अब चलते हैं उस सेगमेंट की जानिब जिसका नाम है ट्रेंडिंग टुडे।
इस सेगमेंट में हम पाकिस्तान की उस खूबसूरत जगह को टॉप ट्रेंड पर लेकर जाते हैं जिस जगह की हमने आपको सैर करवाई होती। तो आज हमने सैर की है मकली नेक्रोपोलिस की। तो आपने ज़्यादा कुछ नहीं करना, अपना सेल फोन उठाइए, अपने ट्विटर अकाउंट पर जाइए और टाइप कीजिए #मकली नेक्रोपोलिस, #डिस्कवर पाकिस्तान, #द मॉर्निंग शो HD और इसको बना दीजिए टॉप ट्रेंड। अगर आपके पास ट्विटर अकाउंट नहीं भी है तो आप फेसबुक और इंस्टा से ट्रेंड बना सकते हैं। आपको हमारे साथ इमोशनली कनेक्ट करने की ज़रूरत है, क्योंकि पाकिस्तान ने हमें बहुत कुछ दिया है। नाउ इट्स हाई टाइम टू गिव बैक टू पाकिस्तान। इट्स जस्ट अ 15-second एक्ट ऑफ काइंडनेस विच कैन क्रिएट मैनी जॉब्स, अपॉर्चुनिटीज़ एंड डेफिनेटली कंट्री रेवेन्यू। और जितनी देर में नजफ ने बात की, हम सब ने अपने ट्विटर अकाउंट से इसको ट्वीट कर दिया। आप हमारे ट्वीट को भी रीट्वीट कर सकते हैं और बड़ा आसान है ये। और अगर ट्विटर आप यूज़ नहीं करते तो जैसा इन्होंने कहा, कोई भी आप सोशल मीडिया हैंडल यूज़ करते हैं तो उस पर पाकिस्तान को जो है ट्रेंड में लेकर आएँ, दुनिया को बताएं कि कितना खूबसूरत मुल्क हमारे पास है, ताकि लोग आकर देख सकें। हमारी टूरिज़म इंडस्ट्री जो है वो मजबूत हो, हमारे मुल्क को इससे एक बड़ा रेवेन्यू जो है वो जनरेट कर सकता है। डॉक्टर साहब, जिस तरह की हम बात कर रहे थे पाकिस्तान की खूबसूरती के हवाले से ही, आप कभी, क्योंकि आप बाहर भी रहे हैं और बहुत एक्सपोजर है, तो क्या कहेंगे पाकिस्तान की इन खूबसूरत जगहों के हवाले से? देखिए, ये बात तय है, लोग आसा मानेंगे कि जितने खूबसूरत लोग पाकिस्तान के हैं, इंटरनली एक्सटर्नली कहीं नहीं है। जितने प्यार करने वाले लोग यहाँ पे मिलेंगे कहीं भी नहीं मिलते। जितना हॉस्पिटेबल, एग्जैक्टली, बहुत ज़्यादा। और इसके अलावा आप फील करेंगे कि जितनी वेजिटेबल्स हैं, जो टेस्ट आपको यहाँ पे मिलता है दुनिया के किसी कोने में नहीं मिलता। जितने फ्रूट्स हैं दुनिया में खाए हैं, उसकी लुक बहुत खूबसूरत होती है, टेस्ट नहीं होता। और जितने मौसम है यहाँ पे दुनिया के किसी हिस्से में नहीं है। हम सिर्फ क्या है, हम नाशुक्र हैं, सिंपली। आपकी कोशिश से आप देखें, बहुत सारे ऐसे स्पॉट आपने हाईलाइट किए, उनको आगे लेके जा रहे हैं। इंशाल्लाह इससे एक चेंज आएगी। और चेंज देखिए, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हमने अपना अपना हिस्सा डालना है। जब हम अपना हिस्सा डालते जाएंगे तो हम हो सकता है बहुत ज़्यादा चेंज ना ला सकें, लेकिन क्रैक्स ज़रूर आएंगे दीवार में। आने वाले लोग ज़रूर लिखेंगे कि यहाँ पे किसी ने एफर्ट्स किए हैं। तो वो एफर्ट्स जो आप डिस्कवर पाकिस्तान कर रहे हैं, उसको मैं सलाम पेश करता हूँ, हाईली अप्रिशिएट भी करता हूँ। और उसको हम एस्थेटिकली चीज़ें बेहतर करनी है। आपका इंटरनल भी हमने बेहतर करना है, हमने आपका एक्सटर्नल भी बेहतर करना है। तो उस हवाले से हम अपनी एफर्ट्स कर रहे हैं। और हमारे पास जो टेक्नोलॉजी है, जैसे मैंने बताया कि बॉडी कंटूरिंग की है, एक्स्ट्रा बॉडी फैट्स हैं, जैसे ये डबल चिन है, ब्रा फोल्ड्स हैं, एब्डोमेन है, थाइज़ हैं, उसको हम जिस तरह चाहें आप उनको दोबारा रीसेट कर सकते हैं। आपकी राय हमारे लिए बहुत मुकद्दम है। तो हमारे नाज़रीन को ये भी ब्रीफली बताइए, खूबसूरती पे तो काम करते हैं, पाकिस्तान की खूबसूरत जगह को खूबसूरत रखने की ज़रूरत है। हमें कुछ बिहेवियर्स पे काम करने की ज़रूरत है। अगर हम कहीं पर गए हैं वेकेशन के लिए तो कोई जगह हमने गंदी नहीं करनी, उसको साफ़ करना है। बिल्कुल, जैसे हमने शुरू में डिस्कस किया कि हम अपने जो एथिक्स हैं उनको एस्थेटिकली बेहतर करना है। बिल्कुल। जो जिसकी जगह है वो उसको उसी जगह रखेंगे तो वो ही खूबसूरती है। सही। मुझे याद पड़ता है कि 7th क्लास में ना मेरा क्लास फेलो आया कि यार मुझे बताएं कि एक मैंने सब्जेक्ट लिखना है, इंसाफ क्या है। सही। उर्दू में मैंने कहा इंसाफ ये है कि जो जिसकी जगह है उसको वहीं पे रख दें। क्या बात है, बहुत ही खूबसूरत। तो यही खूबसूरती है। अगर एक डस्टबिन है, उसमें हमने कचरा डालना है तो कचरा उधर ही डलना चाहिए। अगर एक पढ़ा लिखा इंसान है तो उसकी अच्छी पोस्ट है, उसको अच्छी पोस्ट पे बिठाएं, वो प्रोडक्टिविटी देगा। बिल्कुल एग्जैक्टली ऐसे। बिल्कुल ठीक। और सैम, आपसे भी यही जानना चाहेंगे, क्योंकि माशाल्लाह आप एक सक्सेस स्टोरी हैं, एक इंस्पायरिंग पर्सनैलिटी है, क्या कहेंगी पाकिस्तानी यूथ को? कुछ आप एक ऐसा बामकसद मैसेज देना चाहें? जी, मैं नजफ आपके और सलमान के तवज्जुह से ये मैसेज देना चाहूँगी कि एक बहुत ही डायरेक्टर की एक सेइंग थी कि अगर कोई अच्छी फिल्म फ्लॉप हो जाती है तो उसकी बहुत सी रीजंस होती हैं, लेकिन जब कोई बुरी फिल्म हिट होती है तो वो माशरे की सोच की अक्कासी करती है। हमें अपनी सोच पॉजिटिव रखनी चाहिए। जिस तरह भी डॉक्टर साहब ने भी कहा है कि हर चीज़ पूरी है। अब ये समझ लें कि इस डिश के सब इंग्रेडिएंट्स पूरे हैं। अब ये हम पर डिपेंड करता है कि हमने उसकी गार्निशिंग कैसे करनी है या उसको ख़राब करना है। तो आपके
चैनल के थ्रू, आप लोगों के थ्रू, डॉक्टर साहब के थ्रू मैं यही कहना चाहूँगी, अपनी सोच मुस्बत रखें, पाकिस्तान को मुस्बत तरीके से पोर्ट्रे करें और हमेशा जवान रहे। जबरदस्त जबरदस्त, थैंक यू बहुत सो मच सैम अली दादा, आप यहाँ पर आए, आपकी वजह से हमें हमें भी और हमारे नाजरीन को बहुत सारी चीजें जानने और सीखने का मौका मिला। डॉक्टर साहब आपका भी बहुत शुक्रिया, और आप दोनों खूबसूरत Thank you. शख्सियात के आने से हमारी सुबह आज बहुत खूबसूरत हो बिल्कुल। गई, और जितने खूबसूरत मैसेज इन्होंने दिया, बेसिक्स यही हैं कि हम जिस तरह के अगर हम अंदर से खूबसूरत है, वही खूबसूरती हमें अपने ख्यालात में लेके आनी है, तो हमारा माशरा जो है वो बेहतर हो जाएगा। जैसे सैम ने कहा, पॉजिटिविटी जो है वो जड़ है, हमें पॉजिटिव सोचना है और पॉजिटिव बातों को ही फैलाना है। Al Shifa Future Hospital. We offer more than your imaginations.